दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस और हमारे साथ सहयोगी चैनल है काशिफ टाइम। 13 जून से जो इजराइल और ईरान की जंग शुरू हुई है, पहला हमला जो इजराइल ने किया था, उसी को लेकर आज क्या अपडेट है, उस अपडेट पर हम बात करेंगे। मौलाना शान हैदर साहब हमारे साथ हैं। मौलाना साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मतलब सबसे पहला सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे कि ईरान और इजराइल की जंग को आप किस नज़र से देखते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। आपने सवाल बड़ा अच्छा किया है कि ईरान और इजराइल की जंग में, इस जंग को आप किस नज़र से देखना चाहते हैं। देखिए ज़ीशान भाई, मैं इन चैनल के ज़रिए से काशिफ टाइम और बोल्ड टाइम, खबर फेस टू फेस, इनके ज़रिए से एक मैसेज दे दूं कि इस्लाम जो है, आप शुरू से देख लीजिए, इस्लाम ने, आप तारीख़ उठा के देख लीजिए इस्लाम की, कि इस्लाम ने कभी हमला करना नहीं सिखाया है। पहली इस्लाम ने कभी पहल ही नहीं की है। आप जंग बद्र से लेकर मौला अली अलैहिस्सलाम ने जितनी जंगें लड़ी हैं, रसूलुल्लाह भी साथ साथ में थे, आप देख लीजिए कहीं भी मौला ने अपने हरीफ पर, अपने सामने वाले पर तलवार नहीं उठाई है, बल्कि सामने वाले से कहा है कि तू हमला कर, मैं दिफ़ा करूँगा। तो इस्लाम कहता है कि हम दिफ़ा करेंगे, तुम हमला करोगे, हम दिफ़ा करेंगे, फिर उसके बाद हम जवाब देंगे। आपका ये सवाल है कि ईरान और इस्राइल की जंग में किस नज़र से देखते हैं, तो इस्राइल की ये कोशिश थी, ये चाल थी कि कई साल से वो इस पहल में लगा हुआ था, इस जद्दोजहद में लगा हुआ था कि पहले हम फ़िलिस्तीन को जो है निस्तनाबूद कर देंगे, फ़िलिस्तीन को हटा देंगे, फ़िलिस्तीन के बच्चों को, औरतों को मार देंगे, वहाँ पे जो है बमबारी करेंगे, सारी चीज़ों को, प्लेग्राउंड को, हॉस्पिटल को, उनके घर को तबाह बर्बाद कर देंगे। उसके बाद जो है फ़िलिस्तीन के बाद गाज़ा का आपने हाल देखा है, क्या किया है फ़िलिस्तीन इसराइल ने। फिर उसके बाद आपने लबनान का हाल क्या दिखाया। यानी कुल मिला जुला के ये ज़ीशान भाई कि इसराइल ये चाहता था कि इसके बाद हम ईरान का नंबर लगाएंगे। तो वो ये सोच रहा था कि हम पहले हमला करेंगे और हमला करने के बाद हम सिंपैथी ये लेंगे कि ईरान की जो आवाम होगी वो ईरान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, उसकी हुकूमत के ख़िलाफ़ हो जाएगी, लोग रोड पे आ जाएंगे और हमारा जो है मंसूबा जो है कामयाब हो जाएगा और यहाँ से जो है ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है। उन्होंने हमला किया। ईरान पिछले 40 साल थे, या यूँ कह लिया जाए कि 1948 से, जब भी आप देख लीजिए तारीख उठा के, इसी कोशिश में लगा था कि हम डायरेक्ट हमला नहीं करेंगे। फ़िलिस्तीन का मामला होगा, हम डायरेक्ट नहीं आएंगे। लेबनान का मामला होगा, हम डायरेक्ट नहीं आएंगे। या हिज़्बुल्लाह का मामला होगा, हम डायरेक्ट नहीं आएंगे। हम अगर इसराइल हमसे डायरेक्ट होगा तब हम डायरेक्ट आएंगे, और इसी कोशिश में ईरान था। आज उसको वजह मिल गई और जैसे ही इसराइल ने उस पर हमला किया, फ़ौरन ऐसे हमले किए हैं ईरान ने कि आज पूरी दुनिया देख रही है, मैं हैरत में है कि ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी ईरान के पास आई कैसे। इसको आप दिफा कह सकते हैं। ये दिफा है। मौसम, आप इसको जैसे आप नज़र से, मैंने आपसे सवाल किया था, तो दीनी और दुनियावी दोनों नज़र से आप कैसे देखेंगे? क्या ये हक और बातिल की जंग है? बिल्कुल बिल्कुल, ये हक और बातिल की जंग है। आप देखिए इसराइल क्या चाहता है। आप यूँ देख लीजिए कि इसराइल के पीछे है अमेरिका। जो कुछ इसराइल करता है वो अमेरिका करवाता है, या यूँ कह लिया जाए इसराइल एक प्रॉक्सी मुल्क है। प्रॉक्सी के अगर आप माने ढूंढने जाएंगे तो किसी की जगह पर कब्ज़ा करना या किसी के लिए काम करना, इसको बोलते हैं प्रॉक्सी। तो इसराइल प्रॉक्सी है। किसके लिए है? वो अमेरिका के लिए है, वो अमेरिका के लिए काम करता है। और जो आपने सवाल किया है क्या दीनी और दुनियावी नज़रिए से, इस पर आप क्या देखते हैं? नज़रिए से कैसे देखते हैं आप? भाई दुनिया भी साथ दे रही है क्या ईरान में? बिल्कुल दुनिया साथ दे। आप देखिए मीडिया पे देखिए कि आज जो है जितने भी ममालिक हैं, जितने भी मुल्क हैं, आप उसमें आप देखिए खुल के रूस भी ईरान के साथ है, चाइना भी ईरान के साथ है। ये दुनियावी नज़र से आपका जो है उत्तर कोरिया ईरान के साथ है। इसके अलावा यमन हो गया, आपका सीरिया हो गया, इराक़ हो गया, जहाँ पे 60% शिया रहते हैं, वो सब जो है दुनियावी एतबार से सब ईरान के साथ है। और दीनी रूस है, हाँ सब है। ईरान ने कहा हम किसी की मदद नहीं ले रहा ईरान, हाँ क्योंकि सब खड़े हैं कि हमारी मदद। हाँ, इसमें तो जो राष्ट्रपति रूस के हैं, जो
राष्ट्रपति रूस के हैं पुतिन, उन्होंने अभी कल परसों उनका बयान आया था कि उन्होंने सामने से ईरान से पूछा कि हम आपकी हेल्प करें, तो ईरान ने कहा कि नहीं, मुझे इसकी आपकी ज़रूरत अभी नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो हम बोलेंगे। इस जंग में इसराइल ने जो पहल की है, पहला हमला किया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने कहा कि इसराइल ये चाह रहा था कि ईरान हमारे ज़ेर तसल्लुत आ जाए, उसके बाद हम एक नया रजीम, एक नया कानून और एक अपना नया मज़हब जो है ईरान में रखें और ईरान वालों को अपने हिसाब से चलाएं। हाँ, सत्ता की, हाँ, वो चाह रहा था कि जिस तरीके से इसराइल में हमारी हुकूमत चल रही है, उस तरीके से ईरान में भी हमारे जो है सत्ता चले, हमारा काम चले, हमारा हुक्म चले, हमारा हुक्म सादिर हो, वहाँ के लोग हमारे ग़ुलाम बन के रहें। लेकिन ये ईरानियों ने दिखा दिया कि हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं, अगर हम ग़ुलाम हैं तो हम ग़ुलामान हैदर हैं फ़कत, और किसी के ग़ुलाम नहीं हैं। जी। तीसरा हम सवाल ये करना चाहेंगे आपसे कि जो ईरान इस जंग में कहाँ खड़ा है, आप इसका क्या मकसद है ईरान का इस जंग में, आप क्या मकसद देखिए, ईरान का शुरू से एक ही मकसद है, ये आइडियोलॉजी जंग है। ये जो जंग शुरू हो गई है, ये आइडियोलॉजी जंग है। ईरान की शुरू से ये आइडियोलॉजी रही है कि 1948 से जब से ये इसराइल फ़िलिस्तीन की जगह पे आया है, ईरान उसी दिन से कह रहा है कि भैया ये जो मामला है फ़िलिस्तीन का, फ़िलिस्तीन को दे दिया जाए, ये गासिबाना हक़ आपका नहीं है। मैं आपको मिसाल के ज़रिए से वाज़ेह कर दूं कि आपका 3 BHK घर है, 3 BHK घर है, 3 रूम वाला घर है, गौर कर रहे हैं। अब वो कोई और आ जाए तो ज़बरदस्ती वो जो कब्ज़ा कर ले और उसके बाद 2 BHK यानी 2 रूम खुद ले ले, 1 रूम आपको दे दे, जो कि है आपका, आपके नाम पे है, आपका अपना ज़ाती है। लेकिन अगर कोई आके ज़बरदस्ती कब्ज़ा करे कि नहीं 1 तुम लोगे, बाकी 2 हम लेंगे, तो वही हाल इस समय फ़िलिस्तीन का चल रहा है कि फ़िलिस्तीन की पूरी जगह है, लेकिन दादागिरी इसराइल कर रहा है, दादागिरी ईरान कर रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, ये हमारा कब्ज़ा है, इस पर हम अपने ज़रिए से जो है एक नया कानून नाफिज करेंगे, एक नई ज़मीन बसाएंगे, एक नई कंपनी करेंगे। ये सारी चीज़ें जो मीडिया पे चल रही हैं आप देख रहे हैं। हाँ साहब, आप क्या सोचते हैं कि अमेरिका जो है वो इसराइल का साथ देगा? देखिए, ये भी बड़ा अहम सवाल है कि अभी दो हफ्ते का वक्त लिया है निर्णय लेने के लिए कि हमें हमला करना है ईरान पर या नहीं करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते का अभी देखिए, अगर मैं कहूँ तो लगभग जो है 1 हफ़्ता जो है गुजर गया है, 6 दिन लगभग इस जंग को निकल गया, और 6 दिन यानी 1 हफ्ते की जंग का जो है 7 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गए। 7 दिन की जंग का रिज़ल्ट ये निकला है कि 65% अभी तक ईरान का इसराइल पर कब्ज़ा रहा है, और कर रहे। और आपका सवाल है कि साथ देगा या नहीं देगा अमेरिका। अमेरिका को साथ देना होता तो वो पहले ही दिन आ गया होता, दूसरे ही दिन आ गया होता, तीसरे ही दिन आ गया होता। लेकिन अमेरिका के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो इस बार जो सदर बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, जो इलेक्शन उन्होंने जीता है वो इस बेस पे जीता है कि उन्होंने अमेरिका के लोगों को कहा था कि हम रोज़गार देंगे, हम जंग नहीं चाहते हैं, हम खून खराबा नहीं चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने गाज़ा में सीज़ फायर कराया, इसराइल और गाज़ा में। उसके बाद सीज़ फायर कराया इंडिया और पाकिस्तान में, जो कि एक मीडिया पे चल रहा है कि सीज़ फायर उन्होंने कराया। और अगर ये इसराइल का साथ देते हैं तो फिर ये दुनिया कहेगी कि भैया आप सीज़ फायर करा रहे हैं, आप यहाँ इसराइल का साथ दे रहे हैं। ये एक सवालिया निशान अमेरिका के लिए हो सकता है। और दूसरी बात ये कि अमेरिका के आने का मतलब आप जानते हैं, अगर अमेरिका आया तो वहाँ पर पुतिन ने पहले ही कह दिया है कि आप डायरेक्ट जो है इस जंग में ना आइए। यानी एक तरीके से ये धमकी है पुतिन की, किसको? डोनाल्ड ट्रंप को, कि आप डायरेक्ट इस जंग में ना आइए। अगर आपको ईरान छेड़ता है तो आप आइए, आप इस डायरेक्ट, अगर आप आते हैं तो फिर ईरान के बचाव में मुझे भी उतरना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका जो है इसराइल का साथ देगा। क्या वो जो कुछ भी हमला हो रहा है वो अमेरिका के ही ज़रिए से हो रहा है, वो पीछे पीछे तो दे ही रहा है साहब, भले ज़ाहिरन न दे। मतलब ईरान की जो जंग है, ईरान का जो जवाबी हमला है, जो ईरान जवाबी हमला कर रहा है, इसकी तारीफ जो पूरी दुनिया में देखी जा रही है, इस पर आप क्या कहें? हाँ, ये भी एक सवाल है, बना लिए। आप देखिए, खाली मिसाइलों का नाम सुन लीजिए, सेजल है, खैबर शिकन, फ़तह, हाज कासिम सुलेमानी या ज़हरा, अभी कई ऐसी मिसाइलें हैं जो आना बाकी है मंजर आम पर। और वहाँ के जो साइंसदान थे, जो मिसाइल मैन, उनको कह लिया जाए कि उन्होंने ये कहा था
कि अभी जो इसराइल पर ये जो बमबारी हो रही है, जो ये मिसाइलों का हमला हो रहा है, ये तो हमारी 20-30 साल पुरानी मिसाइलें हैं, उससे हम फ़ायदा उठा रहे हैं। भाई हमारी जदीद नई टेक्नोलॉजी का आना बाकी है। तो ईरान ने इस फील्ड में बड़ा काम किया है, बहुत काम किया है। या आप उसको 70 सालों से 75 सालों से जो भी कह लीजिए, बहुत वहाँ के जवानों ने बड़ी मेहनत की, बड़ी पढ़ाई करके एक नई टेक्नोलॉजी बनाई है। और कुछ जो मदद वो रूस और चाइना से भी उन्होंने ली है। लेकिन अब ईरान जो है खड़ा है, वो किसी का मुकाबला कर सकता है अपनी नई जदीद टेक्नोलॉजी से। मतलब ईरान की जंग में एक नाम आयतुल्ला खामेनी साहब का, जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, बहुत ही आ रहा है। उसको आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, ये भी मीडिया में एक नाम है। हालांकि इस जंग में खामेनी साहब का नाम आया है, वरना आप देखेंगे तो खामेनी साहब का नाम बहुत पहले से चल रहा है। खामेनी साहब एक नाम है और यकीनन वो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के। जहाँ पर खुमैनी साहब ने निज़ाम को छोड़ा था, ईरान के निज़ाम को छोड़ा था, वहीं से खामेनी साहब ने उस निज़ाम को उठाया है और उसी निज़ाम को लेकर चले। यानी जो खुमैनी साहब का निज़ाम था ईरान के लिए, उस निज़ाम को लेकर चले। और जो रसूल अल्लाह का निज़ाम था, मौला अली अलैहिस्सलाम की जो सीरत अहले बैत थी, उसी सीरत को खामेनी साहब लेके चले हैं। और खामेनी साहब क्यों ना नाम उनका होगा, क्यों ना वो सुप्रीम लीडर बने, वो किसी एक घर के नहीं हैं, वो किसी एक आदमी के सुप्रीम लीडर नहीं है। दावत भी देते हैं तमाम मुस्लिम। आप देख लीजिए, ईरान में यहूदी इबादत खाना है, वहाँ के यहूदी सांसद में है, चर्च भी है, ईसाई भी हैं, सब प्यार करते हैं, सब मोहब्बत करते हैं वहाँ के सुप्रीम लीडर से। तो वो उनका ऐसा किरदार है, उनका ऐसा कैरेक्टर है कि हर किसी को वो अपने सीने से लगा लेते हैं। हालांकि बहुत सी वीडियो इसमें वायरल हुई है, लेकिन वो सब वीडियो बड़ी पुरानी है खामेनी साहब की, जो किसी से बच्चों से, देखिए बच्चों से कितना लगाव। ये भी सीरत अहले बैत पर उन्होंने अमल किया है कि मौला अली अलैहिस्सलाम को यतीम बच्चों से बड़ा लगाव था, बड़ा प्यार था। और उसी पर वो भी अमल कर रहे हैं कि बच्चों से बहुत लगाव है। यतीम बच्चे, शहीद, यानी जो शहीद के जो बच्चे होते हैं उनके घर पे जाते हैं, मिलने जाते हैं। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है कि एक बच्ची कह रही थी कि आप फ़ला जगह जो है कब्रस्तान में गए थे, मेरे बाबा की फ़ला मंतके में कब्रस्तान है, आप मेरे बाबा की कब्रस्तान पे नहीं गए। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे ये तौफ़ीक़ नहीं दी, इंशाअल्लाह अब जाऊँगा तो तुम्हारे बाप की कब्रस्तान पे, तुम्हारे वालिद मोहतरम की कब्रस्तान पे मैं फ़ातिहा ज़रूर पढ़ूँगा। तो ये किरदार वो पेश करते हैं, इसलिए वो सुप्रीम लीडर बने हुए हैं। अब तो ईरान नहीं है, अब तो दुनिया देखेगी कि वाकई वो दुनिया के सुप्रीम लीडर बनने जा रहे हैं, वो एक बड़े नेता बनने जा रहे हैं। आखिर में एक सवाल ये है कि अक्सर ये मुसलमान के कुछ फ़िरक़ों में से ऐसा कहा जा रहा है कि शिया और यहूदियों में जो लड़ाई हो रही है वो दोनों काफिर हैं। तो आखिरकार उसके लिए क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि शिया को भी लोग काफिर कहते हैं और यहूदियों को भी काफिर। देखिए, कहीं ना कहीं आप देखा जाए तो उनके अंदर एक मंतिक है, वो पीछे से कोई ताकत है जो उनसे बुलवा रही है और वो चाहती है कि शियत जो है वो आगे बढ़ने ना पाए। और इसी तरीके से शिया सुन्नी में लड़ाई करवाई जाए और शिया और यहूदी में भी लड़ाई करवाई जाए। ये एक पुरानी ताकत है जो पिछले कई सालों से शियत के पीछे लगी हुई है और वो चाहती है कि शियत जो है बिखर जाए, उसका शिराज़ा बिखर जाए, ये टूट जाए। लेकिन इनको पता नहीं है कि शियत जो है वो इमाम अली अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं और जिनको इश्क़ इमाम अली हो जाता है वो अपनी जगह पे रहते हैं, उसी सीरत पर अमल करते हैं, वो कभी बिखरते नहीं है, वो एक रहते हैं। इसकी मिसाल करबला का मैदान है, जहाँ पर 72 थे लेकिन सब एक थे, अपने इमाम की मारिफत रखते थे, अपने इमाम की मारिफत रखते थे और अपने इमाम को पहचानते थे। तो आखिर में आलम इस्लाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आलम इस्लाम को ये मैसेज देना चाहेंगे कि देखिए, आप हक़ का साथ दीजिए, बातिल का साथ मत दीजिए, आप मज़लूम का साथ दीजिए, जालिम का साथ मत दीजिए, आप सच का साथ दीजिए, झूठ का साथ मत दीजिए। आप अपने अंदर और अपने दरमियान जो आपके दुश्मन हैं, सबसे बड़े दुश्मन हैं, उनको पहचानिए, उनको निकाल के बाहर फेंकिए और दुनियावी लिहाज से जो एक इत्तेहाद का पैगाम होना चाहिए, उस पैगाम पर आप कायम रहिए। दर्शकों, हमारे साथ मौलाना शानिया हैदर साहब ने जो ईरान पे जो जंग चल रही है उसके ऊपर उन्होंने बात की, उन्होंने एक मैसेज दिया है कि हक़ का साथ दे, बातिल का साथ ना दे। बहुत ही अच्छा मैसेज था। आपने हमारा पूरा इंटरव्यू देखा, आपकी क्या राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए।